इतिहास एक ऐसा विषय है जो हर किसी को पढ़ना चाहिए। आमूमन इतिहास लोगों को बोरिंग लगता है। नहीं, हिस्ट्री क्योंकि हम लोग भी बचपन में जब पढ़ते थे स्कूल में, तो हम लोग बोलते थे कि अरे हिस्ट्री तो नींद का दवा है, उससे नींद आता है, जब किसी को सोने का है तो इतिहास पढ़ो। जबकि ऐसा नहीं है। अगर आप हिस्ट्री को साइंटिफिक तरीके से पढ़िएगा या आपको कोई पढ़ाएगा साइंटिफिक तरीके से, तो फिर हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हो जाता है और एकदम एवरग्रीन सब्जेक्ट हिस्ट्री। बहुत रोचक सब्जेक्ट है। आप ऐसे समझिएगा, आप अपने घर में आप चाहते हैं कि आपके दादा दादी नाना नानी जैसे वो लोग कहानी सुनाते हैं अपने समय के, तो हम बड़ा चाव से सुनते कहानी। हम बोले अरे अच्छा ऐसे होता था, ऐसे होता था, मतलब बड़ा अच्छा लगता है। आप चाहते हैं कि आपके दादा दादी कैसे जीवन बिताते थे, उस समय का समाज कैसा था, क्या सोचता था उस समय का समाज, ये हमें सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। उसी प्रकार देश का अपना एक इतिहास है। देश का अपना एक देखिए, इतिहास एक गौरव होता है और हर किसी को उस चीज़ को जानना चाहिए। क्योंकि देखिए, इतिहास से जैसे हम अपने घर का इतिहास हमें सुनने में अच्छा लगता है, उसी प्रकार देश भी हमारा घर है और देश का इतिहास हमें पता होना चाहिए। क्योंकि इतिहास से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे यदि हमने इतिहास में कोई गलती किया तो उस गलती को फिर से ना दोहराए, ये इतिहास हम लोग को बताता है। इतिहास हमें ये बताता है कि यदि इतिहास में किसी राजा ने या किसी व्यक्ति ने एक बेहतरीन कदम उठाया है, एक बेहतरीन पॉलिसी बनाया है जिससे समाज में सुधार, मतलब व्यापक मात्रा में सुधार आया है, तो उस चीज़ को हम लोग फिर से इम्प्लीमेंट करें आज के समाज के अनुसार, मतलब थोड़ा बहुत चेंज करके। तो इतिहास से बहुत कुछ सीख सकते हैं। इतिहास में आप समाज सुधारक को पढ़ते हैं, कैसे समाज सुधारक उस समय की जो कुरीतियाँ थी उसको समाप्त किए थे। तो आज की जो कुरीतियाँ हैं, आज का जो आप कह सकते हैं कि कुप्रथा है, उसको हम कैसे समाप्त करें, वो हम लोग कहीं ना कहीं वहाँ से प्रेरणा लेते हैं। तो इतिहास आपको बहुत कुछ, मतलब एक तरह से आईना, फ्यूचर, आपका फ्यूचर कैसे बेहतर हो वो आपका पास्ट बताता है। तो इतिहास कहीं ना कहीं आपका बेटर फ्यूचर या ब्राइट फ्यूचर कैसा हो वो आपको इतिहास बताता है। साथ ही साथ यदि आज आप किसी समस्या का समाधान कर रहे हैं तो उसका जड़ कहीं ना कहीं कहाँ छिपा हुआ है, इतिहास में। जब हम कहते हैं वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण, तो महिला सशक्तिकरण हम लोग ये तो नहीं कहते पुरुष सशक्तिकरण, हो सकता है भविष्य में बोले हम लोग मैन एम्पावरमेंट, लेकिन अभी तो वुमेन एम्पावरमेंट बोलते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये स्कीम चलाते हैं। तो ये आखिर अगर ऐसा नौबत क्यों है, क्यों हमें पंचायती राज में व्यवस्था जब हम लागू किए तो महिलाओं को वहाँ पर आरक्षण देना पड़ा। 33% आरक्षण बिहार सरकार ने उसको बढ़ाकर 50% कर दिया। तो आखिर क्यों महिलाओं के आरक्षण के बाद या फिर महिलाओं से संबंधित बहुत सारा वुमेन एम्पावरमेंट का बात करते हैं, ऐसा क्यों? तो इसका जड़ कहाँ है? अगर आप वुमेन एम्पावरमेंट सच में करना चाहते हैं तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? इतिहास में जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा इतिहास आपका किस प्रकार महिलाओं की दशा, उतार चढ़ाव कैसे कैसे आई, तब जाकर आप उसको क्या कर पाइएगा, उसका समाधान कर पाइएगा। तो उसी क्रम में आज मैं आपको एक कहानी बताने वाला हूँ और वो कहानी बड़ा रोचक है और प्रेरणादायक है और ख़ास करके स्टूडेंट्स को ज़रूर सीखना चाहिए। क्योंकि हम लोग अक्सर बहाना करते हैं, बहुत संसाधन होने के बावजूद भी हम पढ़ाई नहीं करते। लेकिन मैं आज जिस व्यक्ति की कहानी आपको बता रहा हूँ, वो व्यक्ति लगभग 4,500 किलोमीटर चल कर आया, पैदल चल कर आया। और वो व्यक्ति क्यों चल कर आया इतना दूर तक? तो पढ़ाई करने के लिए। मतलब समझिएगा अध्ययन का ललक कैसा होगा, पढ़ाई करने का एक अलग ही ललक होगा उस व्यक्ति में। तो वो व्यक्ति का नाम था वेनसांग, है ना। वेनसांग आपने नाम सुना होगा, इतिहास यदि आपने पढ़ा है तो 629 है ना, 629 टू 645 का इतिहास उसका पढ़िएगा, जब वो भारत की यात्रा की तरफ निकला था। तो 629 में जब वो भारत की यात्रा की तरफ आगे बढ़ा था तो कैसे वो मतलब कितनी कठिनाइयों का सामना किया था और कैसे वो भारत आया था। और क्यों भारत आ रहा है? बिजनेस करने के लिए नहीं, ऐशो आराम का ज़िंदगी के लिए नहीं, भारत आ रहा पढ़ने के लिए। तो देखिए, इस चीज़ से हमें एक चीज़ ये पता चलता है कि हमारे यहाँ, मतलब इंडिया का अगर बात करें तो एजुकेशन सिस्टम कितना बेहतरीन था कि चाइना से लोग यहाँ पे आ रहे हैं पढ़ने। और आप समझ में आ रहा है, उस ज़माने में पैदल आ रहे हैं। अच्छा, पैदल क्यों आ रहे हैं? क्यों घोड़ा उड़ा नहीं चलता था क्या? बिल्कुल चलता था। लेकिन जिस ज़माने में हेनसांग भारत आ रहा था, वो ज़माना ऐसा था कि मतलब उस समय चीन में सिविल वॉर चल रहा था, मतलब गृह युद्ध चला था, माहौल बिल्कुल ख़राब था। चीनी नागरिकों को ये रूल बना दिया था वहाँ का राजा ने, वहाँ का राजा रूल बनाया कि नहीं, कोई भी चीनी यात्री चाइना से बाहर नहीं जाएगा। तो हेनसांग ने परमिशन भी मांगा तो इसको परमिशन नहीं मिला कि नहीं, तुम चीन से बाहर नहीं जा सकता। तो राजा ने परमिशन नहीं दिया, कोई सुविधा नहीं। उसने ठाना कि नहीं, हमको शिक्षा तो ग्रहण करना है, एक ही बार जीवन मिला है, शिक्षा ग्रहण करना है। अच्छा, वो बचपन से ही था दरअसल। देखिए, इसलिए एक चीज़ और कहा जाता है कि माहौल बहुत ज़रूरी होता है, कि माहौल आपको कैसा मिल रहा है।
वेनसांग जो था उसको माहौल बड़ा अच्छा मिला, मतलब उनके पिता जो थे वो भी कहीं न कहीं उनके अंदर सीखने की प्रवृत्ति थी। तो उसका जो सामाजिकरण हुआ, उसका सोशलाइज़ेशन जो हुआ है, वो कहीं न कहीं शिक्षा के इर्द-गिर्द ही हुआ। वो बचपन से वो देख रहा है कि कैसे शिक्षा ग्रहण करना चाहिए, उसके पिता भी वही चीज़ थे। उसके भाई जो थे वेनसांग के, वो भी कहीं न कहीं शिक्षा जगत से जुड़े थे। बहुत कम उम्र में लगभग 13 साल का उम्र था ह्वेनसांग का जब वो बौद्ध मठ में चले गए और बौद्ध मठ में उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया। 20 साल की उम्र में वो बौद्ध भिक्षु बन गए, मतलब अच्छा खासा शिक्षा ग्रहण कर लिया। आप समझ सकते हैं कि एक अच्छा पद उनको मिल गया था, एक अच्छा सम्मान उनको मिल गया था, लेकिन उसके बावजूद वो व्यक्ति और ज्ञान की तलाश में भारत आया, क्योंकि उसको पता था कि एक यूनिवर्सिटी है भारत में ऐसा, जहाँ पे बहुत ज्ञान है, बहुत रहस्यवादी ज्ञान छिपा हुआ, उस ज्ञान को हमको क्या करना है, लेना है। तो आप समझ सकते हो उस व्यक्ति का जिज्ञासा कितना ज़्यादा था। और एक और ख़ास बताता है वेनसांग से, हम लोग को एक और चीज़ सीखना चाहिए, जो मैं आपको लास्ट में बताऊँगा। वो क्या है, थोड़ा सा वेट करें। देखिए अब राजा ने परमिशन नहीं दिया, कोई दूसरा रहता क्या करता, बोलता है छोड़ो, हम तो ऐसे ही इतना प्रसिद्ध हो गए हैं, बहुत भिक्षु हो गए, अब क्या ज़रूरत है। लेकिन वो व्यक्ति रुका नहीं, वो व्यक्ति चलना शुरू किया। बहुत कठिनाइयों का सामना किया, खास करके रास्ते में डाकू, है ना, लुटेरे, बहुत लोग उस समय, क्योंकि पूरा हाहाकार मचा हुआ था, कोई किसी को लूट ले रहा था, मतलब जान का खतरा था हमेशा। तो वो जान का खतरा का परवाह किए बिना वो आगे बढ़ते रहा और बहुत कठिनाइयों से वो कैसे भी भारत में पहुंचा। अच्छा, भारत में भी जब वो पहुंचा तो एक कहानी उसके ये भी मिलता है कि उसको कहीं ना कहीं लूटने का भी प्रयास किया गया। बोला जाता है एक बार वो गंगा नदी में नाव पे बैठ के जा रहा था और लगभग 80 लोग थे उस नाव पे बैठे हुए। तो उधर से एक डकैत का नाव आया और डाकू लोग था वो लोग क्या किया, इस नाव को मतलब घेर लिया, बोला कि चलो चलो साइड में लेके गया गंगा नदी के किनारे। और वेनसांग को वो लोग देखा, हट्टा कट्टा थे वो वेनसांग। तो वो डाकू लोग सोचा, अच्छा डाकू लोग जो था वो लोग देवी का भक्त था, तो वो लोग बलि चढ़ाता था और किसी हट्टे कट्टे व्यक्ति की बलि चढ़ाता था। तो उन लोग को ये लगा कि चलो ये तो बड़ा हट्टा कट्टा है, इसका इस बार क्या कर देते, बलि चढ़ा देते। आप समझिए कि उस कंडीशन में सोचिए वो पढ़ने आ रहा है, उसको मतलब हम लोग बता नहीं सकते कितनी कठिनाई का सामना करना पड़ा होगा। इमेजिन आप करिए, 4,500 किलोमीटर वो पैदल चल रहा है। अब वो व्यक्ति जब आया तो अच्छा वो ये एक मिनट, हाँ, वो जो डाकू लोग जो था, तो चूंकि अब जब हेनसांग को अब बोला कि इसको हम लोग चलो बलि देते हैं इसका, तो हेनसांग एकदम तपस्या के मोड में आ गए, आँख बंद कर लिए। मतलब वो कहीं ना कहीं ये नहीं दिखाया उसको कि हम डर रहे हैं, कोई खौफ नहीं था हमको। तो अचानक से क्या हुआ, मतलब भयानक तूफान आया, बहुत भयानक तूफान आया, एकदम काला बादल छा गया। तो लोगों ने बोला कि डाकुओं को कहा कि देखो ये धर्म कहीं ना कहीं ये धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है और ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए भारत आया है, तो देवी माँ तुम लोग से नाराज़ हो गई। तो डाकू लोग को भी लगा सही बात है, देवी माँ नाराज़ हो गई, तो उसके बाद फिर हेनसांग को वो छोड़ देता। मतलब आप समझिएगा उस व्यक्ति को, जैसे बोलते हैं ना कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो कांटा, कांच, है ना, कंकड़, बालू, पत्थर, एक तरह से क्या है आपके मार्ग का क्या है, वो सब रोड़ा है। तो सब रोड़ा को वो पार करते हुए कैसे भी वो नालंदा यूनिवर्सिटी पहुँचे, यहाँ पे वो अच्छा समय व्यतीत किए। और उस समय उत्तर भारत में हर्षवर्धन का शासन चलता था और हर्षवर्धन ने काफ़ी सम्मान दिया ह्वेनसांग को, ह्वेनसांग की कहानी उन्होंने सुना और ख़ास करके काफ़ी विद्वान व्यक्ति था ह्वेनसांग और डिबेट भी बड़ा शानदार करता था। फिर हर्षवर्धन ने इनवाइट किया अपने दरबार में, उनके दरबार में कुछ नास्तिक लोग थे जो नास्तिक दर्शन पे बिलीव करते थे, उससे उनका डिबेट हुआ, डिबेट में वो हराए। मतलब ह्वेनसांग का एक बेहतरीन इतिहास रहा है। अच्छा, नालंदा यूनिवर्सिटी उन्होंने लिखा है इसके बारे में कि नालंदा यूनिवर्सिटी में उनका बड़ा स्वागत होता था। वो एक स्टूडेंट के रूप में वहाँ पे गए थे। शीलभद्र वहाँ पे एक गुरु थे जो इनको शिक्षा दिए थे। तो बहुत सारा पांडुलिपि ये जमा किए थे, बहुत सारा किताब लिखे, क्योंकि पांडुलिपि जो होता था उसमें जो नालंदा यूनिवर्सिटी का लाइब्रेरी था उसमें बुक को आप बाहर लेके नहीं जा सकते। तो उसने क्या किया, सारे पांडुलिपि को लिखना शुरू किया, सारा को वो क्या किया अपने पास लिखे, इकट्ठा के 657 किताब उनके पास हो गया था जब वो यहाँ से जा रहे थे। समझ सकते हैं 657 मतलब 650 से ज़्यादा किताब उनके पास था, वो लिखे थे। अब वो व्यक्ति ह्वेनसांग जो कि पैदल आया था, कठिनाइयों का सामना करके आया था, हम लोग बड़ा सम्मान दिए उसको, मतलब हम भारतीय लोग काफ़ी सम्मान दिए उनके लिए। सारा व्यवस्था वो बताता है कि कैसे चावल लोग देते थे उनको हर दिन, दूध अनलिमिटेड था,
है ना, जितना भी दूध तुम पी सकता है वो तुम दूध पियो, है ना, तो वो सब चीज़ के लिए कोई दिक्कत नहीं। मक्खन, है ना, मक्खन लोग देते थे, वो मक्खन, दूध, चावल, ये सब चीज़ उसको खाने को मिलता था, जिसके बदले में एक भी रुपया कोई भी चार्ज नहीं करता था, फ्री में था ये सब चीज़, है ना। एक तरह से वो अतिथि छात्र आप कह सकते हैं कि विदेश से आया हुआ व्यक्ति है, अपने देश का नहीं है, वो शिक्षा ग्रहण करना चाहता है। साथ ही साथ उसके अंदर ये ललक था कि महात्मा बुद्ध, है ना, महात्मा बुद्ध जहाँ जहाँ वो मतलब अपने पद चिन्ह से उस धरती को पवित्र किए हैं, उस जगह पे हम जाना चाहते हैं। तो वो सारनाथ गया, श्रावस्ती गया, बोधि वृक्ष के पास गया, बोधि वृक्ष की पूजा की, मतलब महात्मा बुद्ध जहाँ जहाँ गए वहाँ पे वो भी गया। मतलब आप समझ सकते हो उस व्यक्ति का ललक कितना था, पढ़ाई को लेकर के चाह कितना था। वही व्यक्ति जब वापस जाने लगा 645 ईस्वी में भारत से, और जब वो चाइना गया 645 में, जब वो चाइना पहुंचा तो उसने, अच्छा जाने से पहले एक चीज़ क्या हुआ, हर्षवर्धन ने सारे सुविधा उसको दिया। 72 घोड़ा, 72 घोड़ा हर्षवर्धन ने दिया कि जाओ आप इसके साथ जाओ। उस 72 घोड़ा में उसने जितना किताब उताब लिखा था, और इसके अलावा कुछ बीज यहाँ से ले जा रहे थे, पेड़ का बीज वगैरह, ये सब जितना सामान था वो सारा सामान उसको उसमें लदैया करके उसको यहाँ से विदा किया। साथ ही साथ वो एलिफेंट में, हाथी में बैठ के यहाँ से विदा हुआ। देखिए शिक्षा कितना बड़ा, एक तरह से मतलब कितना सम्मान मिलता है लोगों को जब वो शिक्षा ग्रहण करता है। वो आया था कैसे, मतलब लड़ते झगड़ते, जैसे मतलब डाकुओं का सामना करते करते, बहुत रास्ते में उनके मतलब जान माल मतलब बहुत खतरा था जान का, कैसे भी करते करते आया भारत। लेकिन यहाँ से कैसे जा रहा है, यहाँ से घोड़ा है, अच्छा 100 के आसपास उसके साथ गार्ड था, मतलब कुली था, गार्ड था, ये लोग उसके साथ गए। अच्छा जाने से पहले ये वहाँ के राजा को पत्र भी लिखे कि हमने इलीगल तरीके से हम चाइना से बाहर आए, मतलब अवैध तरीके से बाहर आए, क्योंकि आपने इजाज़त नहीं दिया था तब भी हम आए। वहाँ से उस राजा का जवाब आता है, चाइना के राजा का जवाब आता है कि नहीं, तुम शिक्षा ग्रहण करने गया था, ये जानकर बहुत अच्छा लगा। ह्वेनसांग ने ये भी बताया कि हम क्या क्या भारत से लेके आ रहे हैं। तो उसके बाद वो जितना चीज़ यहाँ से लेके गए थे वो सारा चीज़ तो नहीं पहुँच पाया भारत, मतलब चाइना में, क्योंकि रास्ते में सिंधु नदी में बहुत तेज उफान आ गया था, जिसकी वजह से कुछ नाव वाव पलट उलट गया था, जिसकी वजह से कुछ बुक्स, है ना, जो 657 बुक, उतना बुक वो नहीं ले जा पाए, मतलब बहुत सारा पांडुलिपि वो नदी में बह गया, तो वो ख़राब हो गया था। तो खैर वो यहाँ से बहुत ज्ञान यहाँ से लेकर के वहाँ के राजा ने तारीफ़ की ह्वेनसांग की। उसने कहा कि ये मुझे अच्छा लगा कि आप अपने देश फिर क्या करें, ज्ञान प्राप्त करके अपने देश वापस आ रहे हैं। तो मैंने स्टार्टिंग में जो आपको कहा था कि ह्वेनसांग से हमें एक चीज़ सीखना चाहिए, वो यही चीज़ कि वो ज्ञान प्राप्त किए, लेकिन ज्ञान प्राप्त करके वो अपने जन्मभूमि वापस गए। ये बड़ा चीज़ है। आजकल क्या होता है कि आप मान लेते हैं अमेरिका में गए कुछ पढ़ने के लिए कोई यूनिवर्सिटी, तो आप फिर वहीं पे बस जाते हैं, आप फिर अपने देश में नहीं आ पाते। लेकिन वो अपना देश गया, क्योंकि वो चाहता था कि हम जो ज्ञान प्राप्त किए यहाँ से, वो जाके अपने देशवासियों को क्या करें, बांटे। तो आप समझ सकते हैं कि उस व्यक्ति का सोच कितना अपने देश के प्रति भी और पढ़ाई को लेकर, क्योंकि ये भी ललक क्या था। इससे मुझे एक शायरी भी याद आ रहा है कि आप मतलब जिसे कहते हैं कि अगर हौसला बुलंद हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। एक बड़ा अच्छा शायरी है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि तकदीर लिखने से पहले खुदा भी बंदे से पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। तो ये था ह्वेनसांग, और हमारे स्टूडेंट्स जो है इससे ज़रूर प्रेरणा लेंगे। और आजकल कोई भी बहाना नहीं, आप समझ सकते हैं आजकल हर संसाधन, हर चीज़ आपके पास उपलब्ध है। मैं खुद आपको पढ़ा रहा हूँ, आपके पास सब चीज़ है, बस क्या चाहिए, वो ललक जो ह्वेनसांग में था। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।